चलो नेक्स्ट हम लोग संकुलन क्षमता देख रहे हैं, टॉपिक नंबर 1.7.2 अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता। ठीक है ना। चलो अब अंतः केंद्रित की बात हो रही है। अब अंतः केंद्रित में क्या था कि भाई एकक कोष्ठिका में जो घन होता है ना, उस घनीय एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोने पर गोले तो होते ही हैं, परंतु केंद्र में भी एक गोला होता है। अर्थात यहाँ पर जो भी गोले होंगे वो सही में दो प्रकार के गोले वहाँ पर होते हैं। ऐसा हम लोग पिछली थियरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो अंतः केंद्रित में हमें अब पंखा चालू कर दे सर। अंतः केंद्रित में हमेशा दो प्रकार के जो है वो गोले देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग उसका सूत्र लिखने की कोशिश करें तो सूत्र लिखने से पहले हम लोग ये काम करते हैं। अंतः केंद्रित जो घनीय संरचना होता है ना, उसमें पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। स्लो कर दिए आवाज़ ऊँचो आओ। चलो पहले हम लोग अंतः केंद्रित बनाते हैं। ये मैंने अभी एक घनीय एकक कोष्ठिका बनाया है। ये अंतः केंद्रित अभी तक नहीं है। अंतः केंद्रित किसे कहते हैं कि जो मध्य में गोला आएगा। मानो कि अगर हम लोग उस गोले को केंद्र में समावेश लेना चाहते हैं, उस गोले के केंद्र को हम लोग समावेश करना चाहते हैं, तो कैसे कर पाएंगे। देखो अगर मानो कि अगर ये गोला है इस तरफ का, मेरी तरफ का, हमारी तरफ का, ये गोला लें और ये वाला गोला लें। ठीक है ना। अगर उनके केंद्रों को जोड़ेंगे तो अंतः केंद्रित में रहा हुआ गोला इस लकीर के अंदर समावेश नहीं होगा। मानो कि ये केंद्र का गोला और ये केंद्र का गोला रहे और इनमें से एक लकीर बीच में से खींचे तो भी पूरे एकक कोष्ठिका के केंद्र के अंदर जो गोला है उसका केंद्र उसके अंदर समावेश होगा नहीं। तो फिर क्या किया जाए। तो ये जो मध्य का गोला जो है वो मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर ये अंतः केंद्रित घनीय अगर हम लोग ले रहे हैं तो मध्य में जो गोला है उस केंद्र को अगर हम लोग समावेश करना चाहे तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में अगर लकीर खींचेंगे तो इसका केंद्र जो है वो समावेश नहीं होगा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये कोने से पीछे वाले कोने की तरफ एक लकीर बनानी पड़ेगी, तब जाके इस मध्य के गोले के केंद्र में से वो पसार हो पाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को क्या करना होगा कि ये एकक कोष्ठिका में से ये जो कोने वाला गोला है उसको समावेश करना पड़ेगा और विकर्ण में सामने की तरफ ये जो यहाँ पे है उस गोले को उसको हम लोगों को समावेश करना पड़ेगा। अर्थात ये कैसा होगा पता है, एक विकर्ण टाइप का बनेगा। कैसा मिलेगा, विकर्ण टाइप का जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी एक लाइन बनाऊंगा तो वो पूरा चित्र जो है आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें से जो है ये एक लकीर बना लेते हैं जो केंद्र में से समावेश होता है। अब ये लकीर से पूरा चित्र जो है वो आपके सामने आ जाएगा। हाँ बोलो समझ में आया। तो अंतः के केंद्र के अंदर रहा हुआ जो गोला है उसके केंद्र को अगर आप लोग समावेश करना चाहते हैं तो हम लोगों को दो कोने ऐसे लेने होंगे जो विकर्ण में हो, ऐसे गोले हम लोगों को लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर भी एक त्रिकोण बन रहा है। ये त्रिकोण है ए बी और ये सी प्रकार का। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि भी अगर हम लोग ये एकक कोष्ठिका का जो घन है उसकी लंबाई ए लें
तो उसकी चौड़ाई जो है वो ये ए होगी, ये उसकी जो लंबाई है ये वाली खड़ी लंबाई जो है वो ए होगी। परंतु दिक्कत अब ये है कि ये जो विकर्ण है उसकी लंबाई और ये जो विकर्ण दूसरा है उसकी लंबाई हमारे पास नहीं है। कैसे? तो ये त्रिकोण को मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, तो ये त्रिकोण को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये त्रिकोण बन गया ए बी और ये सी प्रकार का, जिसमें हमारे पास दो भुजाएं तो हैं और विकर्ण भी है, लेकिन उसमें से हमारे पास चीज़ कौन सी है कि भाई हमारे पास सिर्फ ये जो भुजा है उसकी ही लंबाई हमारे पास ए है, लेकिन ये जो भुजा है ना B2C वाली उसकी लंबाई हमारे पास नहीं है। और ये जो विकर्ण है ना, ये AC जो कर्ण है ना, उसकी लंबाई हमारे पास है। देखो ये केंद्र से यहाँ पर ये होगा, इससे यहाँ पर ये त्रिज्या होगी, इससे यहाँ पर ये त्रिज्या होगी, इससे यहाँ पर ये त्रिज्या होगी। टोटल जो है वो कितनी त्रिज्या होंगी? 4R जितनी जो है वो त्रिज्या होंगी। तो ABC त्रिकोण में ये जो है काटकोण त्रिकोण है जिसका ये कर्ण है और ये भुजा की लंबाई है, परंतु ये भुजा की लंबाई हमारे पास नहीं है क्योंकि ये वाला तो इस तरफ जा रहा है ना, ये हम लोगों को गिनना नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, अब हमारा टारगेट ये है कि ये भुजा हम लोगों को ज्ञात करनी है। मानो कि इस भुजा को हम लोग B ले लेते हैं, तो हम लोगों को अभी जो है वो B ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये जो है B कैसे ज्ञात होगा वो मैं आपको बता दूं कि B कैसे ज्ञात होगा। कि भाई देखो त्रिकोण हो हमारे पास, काटकोण त्रिकोण हो, तो काटकोण त्रिकोण में से अगर कोई भी दो भुजा हमारे पास होती है ना, तो तीसरी भुजा का जवाब हम लोगों को मिल जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें दो भुजाओं में से ये तो ज्ञात करना है, एक है और ये नहीं है, मतलब कि दो चीज़ें हैं और ये नहीं है। ठीक है ना, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये जो है ना, ये वाला, ये जो B दिख रहा है वो ये है B2C यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला त्रिकोण लेंगे यहाँ से, जिसमें आप लोग देख सकते हो ये BC है, तो मान लो कि इसको D कर दे। चलो ये त्रिकोण समझ में आ रहा है, तो ये जो है वो D त्रिकोण है। ये तो BCD त्रिकोण है, जिसमें आप लोग देखो मैं बता देता हूँ, ये वाली जो लंबाई है वो तो हमारे पास है, ये वाली चौड़ाई सेम टू सेम ये वाली चौड़ाई यहाँ पर है, मतलब कि ये चौड़ाई भी हमारे पास है। तो ये कर्ण हमारे पास नहीं है और ये कर्ण को हम लोगों ने क्या माना है, B माना है, तो ये B हमारे पास नहीं है। देखो ये अंतः केंद्रित वाला जो सवाल है ना, ये अंतः केंद्रित वाला जो सवाल है वो खास है। इसमें दो त्रिकोण बनेंगे, एक त्रिकोण तो ये वाला जिसमें दो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, एक चीज़ नहीं है B वाली, उसको ज्ञात करने के लिए मैं दूसरा त्रिकोण, ये त्रिकोण को मैं नीचे बना रहा हूँ। देखो ये त्रिकोण है BC और ये D वाला, जिसमें ये ए भुजा हमारे पास है, ये वाली भुजा का मूल्य भी हमारे पास है, कर्ण हमको जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो त्रिकोण यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर त्रिकोण क्या मिलेगा, तो त्रिकोण मिलेगा इस तरह से कि ये काटकोण त्रिकोण होगा BDC। तो त्रिकोण BDC में टेक्स्ट बुक का गोखना नहीं हो आप लोग, यहाँ पे मैं जो चला रहा हूँ उसमें बराबर से गौर से ध्यान करें। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना बराबर। हाँ, तो BDC में हमारे पास है कर्ण BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। BD स्क्वायर का मूल्य है A उसका स्क्वायर और DC का मूल्य है A उसका स्क्वायर, तो टोटल हो गया 2A स्क्वायर। तो BC स्क्वायर सही में क्या है, तो BC जो है वो B है, स्मॉल b है। तो BC जो है ना वो स्मॉल b है, जो मैंने यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर भी बनाया, तो ये B है और ये इसका स्क्वायर है। तो B क्या मिलेगा, तो B मिलेगा √2A। चलो B मिल गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला त्रिकोण लेंगे। ठीक है ना, तो ये त्रिकोण है हमारा ABC। अब B का मूल्य हम लोग यहाँ पे रखेंगे, इसलिए मैंने ABC त्रिकोण लिया। तो ABC में कर्ण कौन सा है हमारे पास, AC स्क्वायर। हम लोग ऐसा करते हैं, AB स्क्वायर करते हैं,
पहले भुजा लिखते हैं, भुजाओं का योग, भुजाओं का वर्गों का योग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ए बी है ए और उसका वर्ग, बी सी है बी उसका वर्ग, ए सी स्क्वायर, तो ए सी है 4r और उसका वर्ग। चलो अब बी स्क्वायर का मूल्य ये रहा 2a स्क्वायर। अब ये 4 ज़ा 16 और ये r स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 16r स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 16/3 r स्क्वायर। तो a क्या मिलेगा, वर्गमूल होगा सामने, 16 का वर्गमूल 4, r स्क्वायर का वर्गमूल r, 3 का वर्गमूल 3, तो ये a मिल गया, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें हैं। तो अंतः केंद्रित में आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों को 2 त्रिकोण बनाने पड़ते हैं, एक ये वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ये विकर्ण है ना, विकर्ण, उसकी लंबाई हमारे पास नहीं होती है। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा त्रिकोण एक लेते हैं जिसमें 2 भुजाएं हमारे पास हों, ठीक है ना। इसलिए ये विकर्ण मिल गया और उसका उपयोग हम लोगों ने कर दिया, ए ला दिया। चलो अब इजी हो जाएगा। चलो अब बताओ संकुलन क्षमता का सूत्र क्या है। तो संकुलन क्षमता का सूत्र जो है मैंने आप लोगों को लिखाया था ना, क्या लिखाया था कि भाई उसमें गोलों की संख्या, ठीक है ना। तो सभी गोलों की संख्या में हम लोग लिखेंगे जो गोले हैं उन गोलों द्वारा अध्यासित आयतन बड़े बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100 गोलों द्वारा। अब गोले कितने हैं, तो मैंने कहा था अंतः केंद्रित में 2 प्रकार के गोले होते हैं। और अध्यासित आयतन गोले का कितना होता है 4/3 πr³ गुणे 100 बट्टे में एकक कोष्ठिका का कुल आयतन जो होता है a³, ठीक है ना। ये हमारे पास है। चलो तो 2 गुणे 4, पाई का मूल्य 3.14, r³ कैंसिल होने वाला है 100/3, a³ ये रहा, a उसका क्यूब डायरेक्ट कर देते हैं 4 गुणे 4, फिर r³ हो गया, बट्टे में √3 है तो ऊपर चला जाएगा। तो √3 कितनी बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। चलो √3 क्या होता है 3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 1 कैंसिल, ठीक है। चलो r³ से r³ कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास, एक काम करते हैं इसको भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, हो गया। तो हमारे पास मिला 3.14 इंटू 100 इंटू √3 डिवाइड बाय 2, 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना। तो इतना अगर आप लोग करोगे ना इसको कैलकुलेशन, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 68%, ठीक है। कैलकुलेटर से करना हम लोगों को जवाब जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग अंतः केंद्रित गणीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता इस तरह से ज्ञात करते हैं। तो अंतः केंद्रित में हम लोगों को मिलता है 68% जो है वो, ठीक है ना। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, जैसे सिखाया जा रहा है वैसे आप लोगों को समझना है, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर ABC की जगह XYZ कर दो, 1 2 3 दे दो, कुछ भी हो, हमारी मेथड नहीं बदलनी चाहिए। मेथड में हमारा जो ये A है ना, ये वाला A वाला हिस्सा जिसको हम लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता रहे हैं, वो A तो हमारा जो है वो यही आना चाहिए जो आ रहा है, ठीक है। इसको आप लोग B बोलो, इसको B बोलो, इसको B बोलो, इसको यहाँ पे कुछ भी रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो BC जो है वो स्मॉल b रखा है,
ठीक है ना। तो उसको b रखने की जगह अगर आप लोगों ने x रखा होगा तो भी कोई बात नहीं है, तो ये वाला भी x होता, ये भी x होता और ये भी x होता। बोलो समझ में आया। तो हम लोगों ने जब ये त्रिकोण बनाया तो हमारे पास दो चीज़ें नहीं थी, एक a और ये b। a तो ज्ञात करना होता है, तो b कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, ये त्रिकोण का इस्तेमाल किया कि जिसमें हमारे पास a भुजा ऑलरेडी होती है, जिसका मूल्य a होता ही है। ठीक है, तो ये हो गया अंतः केंद्रित के लिए। चलो लास्ट है 1.7.3 में सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। चलो सरल घनीय जालक में अगर संकुलन क्षमता निकालनी हो तो कैसे, तो मैं पहले जो है एक चित्र बना देता हूँ। जो हमारा एकक कोष्ठिका है, जो जालक का एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। अब सरल घनीय जालक में कितने प्रकार के परमाणु होते हैं, तो उसमें देखो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोने पर ही होते हैं और कहीं वो होते नहीं हैं। तो अगर सिर्फ कोने पर होंगे गोले तो वो इस तरह से मिलेंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से जो है वो दो गोले मिलेंगे जिनके केंद्र ये हैं और केंद्र से उनकी धरी पर दूरी जो है वो त्रिज्या मानी जाती है, त्रिज्या कही जाती है। अब ये बिल्कुल सरल है क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो a है, ये जो डिस्टेंस है वो भी a है और ये जो खड़ी लकीर है, जो ऊंचाई जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी डिस्टेंस जो है वो a होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो a का मूल्य हम लोगों को सीधा मिल जाता है। वो कैसे मिल रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले हम लोग ये बिल्कुल सरल होने की वजह से सीधा मैं जो है वो अब संकुलन क्षमता का सूत्र लिख रहा हूँ। संकुलन क्षमता का सूत्र कि भाई एकक कोष्ठिका में गोले का अध्यासित आयतन, यहाँ पर देखो परमाणु सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गोलों का अध्यासित आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100। अब गोलों का अध्यासित आयतन, यहाँ पे गोले कितने प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के होते हैं जो कोनों पर होते हैं, ठीक है ना। अब अध्यासित आयतन, आयतन कितना होता है प्रत्येक गोले का, तो 4/3 पाई r³ गुणे 100। अब एकक कोष्ठिका में कुल आयतन किससे हम लोग बताते हैं, a³ से। तब ये a कितना है, ये यहाँ पर बिल्कुल सीधा है। ये अगर ये इतनी लंबाई a है, इतनी मतलब कि इतना, तो ये a जो है वो 2r के बराबर है। तो a का मूल्य सीधा मिल जाता है 2r चित्र के ऊपर से, तो a सीधा मिल जाता है। इसलिए मैंने कहा ना सरल जो है वो और भी सरल है। पाई का मूल्य 3.14, r³ कैंसिल होने वाला है, गुणे 100 डिवाइड बाई 3। a है 2r और उसका क्यूब होने की वजह से मैं इसको 3 बार लिख देता हूँ। चलो 2 दूनी 4, तो 4 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। r1 2 3 r³ गया, तो हम लोगों को क्या मिला 3.14 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 2। तो अब इसको जो है आप लोग करेंगे तो इसको आंसर मिलेगा 52.36%। नियरली हम लोग लिखेंगे 52.4%, ठीक है ना। तो ये सबसे सरल था कि जिसमें a ज्ञात करना बिल्कुल जो है सीधा चित्र से पता चल जाता है।
ठीक है ना। तो उसके पहले के जो 2 सवाल थे उसमें ए क्यूब में ए ज्ञात करना जो है वो त्रिकोण बनाकर ज्ञात करना पड़ रहा था, और अंतः केंद्रित में तो हम लोगों ने 2 त्रिकोण बनाकर ज्ञात किए थे। तो इस थियरी को बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, गूँखना नहीं है, उसको समझ के करो, प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा वक्त जाता है लेकिन लंबे समय तक याद रहता है। तो आज के लिए जो है इतना ही, बाकी का जो है हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।